जी जॉली जी, सॉरी वो बेटी की शादी है ना, तो सारे काम मेरे सर पे आ गए हैं। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। हाँ जी जॉली जी शुरू करो। फहीम साहब, इकबाल एनकाउंटर के बारे में आपको जो कुछ भी पता है सब कुछ खुल के जज साहब को बताइए। जनाब, मेरा नाम फ़हीम भट्ट है। मैं कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, क्राइम ब्रांच में। जनाब ये हाँ जी जज साहब, मैं हिदायत बेग थाना शालीमार श्रीनगर से आया हूँ। मेरे पास जगदीश्वर मिश्रा और जॉली और फ़हीम भट्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वकील साहब पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़हीम भट्ट को हिरासत से भगाया। अरे वकील साहब, अब श्रीनगर में क्या करा है यार? यार मतलब हद ही है आजकल वकीलों की। हाँ जी माथुर साहब। जी श्रीमान, बहुत दुख की बात है कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा श्रीमान, प्रजातंत्र नष्ट हो जाए। मेरे हिसाब से तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। रही डेट की बात, केस की बात, तो हमें कोई भी डेट दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जनाब, आप चाहेंगे तो कोर्ट खत्म होते ही हम दोनों कश्मीर पुलिस को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप फ़हीम भट्ट का बयान जरूर दर्ज कर लीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। देखो वकील साहब, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मासूम सा चेहरा मत बनाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार करो इनको। जनाब सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बयान ले लीजिए, मुझे फिर बाद में चलो मेरी बात सुनो। अरे लेके जाओ भाई। अरे भाई सुनो, वकील साहब को बोला ले जाने के लिए, इनको थोड़ी ना बोला इनको कटघरे में वापस लेके आओ। चलो जज साहब, वारंट तो दोनों के खिलाफ है। अरे भी जानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन ये फ़हीम भट्ट जो है ये तो लिस्टेड विटनेस भी है ना, तो इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आप एक काम करो, रिकॉर्ड होने के बाद ना आप दोनों को साथ ले जाना। हाँ जी जाओ जाओ। लेकिन श्रीमान, ये स्टेटमेंट तो अगली डेट को भी रिकॉर्ड हो सकती है। माथुर साहब देखो क्या है, कल से मैं 2 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ। बिटिया की शादी है, आपको तो मालूम है ना, मतलब मैं कार्ड भेजूंगा, आपको आना होगा। हैं जी हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि सारे पेंडिंग केसेस खत्म करके जाऊंगा, इसीलिए 6 बजे के बाद भी देखो कोर्ट चालू है मेरी। लेकिन श्रीमान, एक आदमी जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? इस विटनेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नहीं क्या है माथुर साहब, 2 मिनट की बात जी। हाँ जी, रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद हम आपके हैं कौन हैं जी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आपके दिल्ली के किस्से मैंने सुने हुए। हाँ, आप किसी की चलने ही नहीं देते थे, जो मन में आता था वो करते थे, उद्दंड आदमी की तरह बिहेव करते थे सर। कुर्सी पे बैठ के आप तुगलक न समझिए, ये दिल्ली नहीं अवध है। क्या बोल रहे हो आप मुझे? तुगलक बोल रहे हो आप मुझे? मतलब सन की समझ के रखा हुआ है? माथुर साहब, अगर हार्ट का मरीज नहीं होता ना मैं, तो आपको बताता इस कुर्सी पे बैठ के कि असली तुगलक होता क्या है। एक मिनट सर। नहीं, आप एक बार बैठ कर देखो इस कुर्सी के ऊपर, ना बाईपास सर्जरी हो जाए, मेरा नाम बदल देना आप। हाँ जी, ये सब मत करो, आप बैठो, कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी। नहीं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे? मतलब क्या है सर? ये आपत्तिजनक बात है सर। ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो हो रहा है होने दो। मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं ना सब, मुझे गलत मत साबित करो। सर अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं यहीं पर अदालत में धरने पे बैठ जाऊं। क्या धरने पे बैठ गया? अरे क्या लीजिए। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप सच में बैठ के क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ। बिल्कुल यहीं बैठा रहूंगा। अरे मत बैठो भाई, वहां पर पोछा भी ढंग से नहीं लगाते हैं लोग कोर्ट के अंदर। प्लीज खड़े हो जाओ माथुर साहब, प्लीज खड़े हो जाओ। मैं धरने पे बैठा हूं, धरने पे बैठा रहूंगा। यहाँ मीडिया देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे तो सर मीडिया भी तो देखे ना कि बाहर के जज आकर कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को अपना घर समझ लेते हैं। मैं यहीं पे बैठा हूं और बैठा रहूंगा। इनको जो लिखना है लिखो। मतलब आप नहीं उठोगे ना तो बैठे रहो, और आप ही क्या बैठोगे भाई, मैं भी बैठूंगा आपके साथ साथ वहां पर। भाई पता लगे सबको कि वकील ससुरे क्या क्या करते हैं कोर्ट में। तू वहीं पर। हाँ जी मैडम जी, जरा हटो, आप पकड़ो कुर्सी को, पकड़ो। हाँ जी, थैंक यू जॉली। हाँ जी माथुर साहब, अब तो आप बैठो और बैठेंगे हम, और आज देख लें इसमें कितना है दम। ठीक है ना?
जो कुछ भी हुआ वो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक विटनेस की हाजिरी कराए जाने को लेकर डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर और जज सुंदर लाल त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट रूम में ही धरने पर बैठ गए। और अब देखना ये है कि ये दोनों इस तरह कब तक धरने पर बैठे रहते हैं। सर, माथुर साहब का जवाब नहीं है सर। सर, चलो वकील साहब, कश्मीर चलें। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त, हैं जी? अब हो गई 14 अगस्त। तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा हम भी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? प्लीज सर। नहीं नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी? अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फहीम भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी, है जी? जॉली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी, फहीम। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूं कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया, मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो बोले बात को रफा दफा करो। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेन कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी है। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मैं नाराज और आज कुछ नहीं हूं, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। ठीक है, आप शुरू करो। फहीम भट्ट,
आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं। ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चल। लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई। इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो। जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन। फाइन, बट ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्यों? जनाब, इस सवाल का हमारे केस से क्या संबंध है? पंडित जी, अगर कोई संबंध नहीं हुआ ना तो काला कोट पहनना बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी तरह कान घुमा कर नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। जाऊं? जाइए सर, नहीं तो आप फिर धरने में बैठ जाओगे। तो क्यों सस्पेंड किया? मुझ पर एक आदमी की कस्टोडियल डेथ का इल्जाम था। तो तुमने किसी की जान ली थी? जी नहीं, मैंने उसे अरेस्ट किया था शक के बिना पर। उसे चौकी ले जा रहे थे हम पूछताछ के लिए। बहुत डरा हुआ था, उसने घबरा के पुलिस वैन से छलांग लगा दी। पीछे से ट्रक आ रहा था, वो मर गया। फाइन, बट एक बात बताओ, चलती वैन में तुम्हारी पकड़ से एक आदमी डर के मारे कूद सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसी डर के मारे कोई अपराधी कूद जाए, कांस्टेबल की बंदूक छीन ले और भागने की कोशिश करे? जनाब, लीड किया जा रहा है विटनेस को। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, प्लीज सिट डाउन। जी, ऐसा हो सकता है। तो खुल के कहो ना गुरु, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? जी। वेरी गुड। बस अब एक आखिरी सवाल। तुमने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तुम्हारे खिलाफ केस क्या बनाया गया? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन को सप्लाई की। मगर वो इल्जाम झूठा है जनाब। जनाब, मुझे जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि मैंने इस मामले की कंप्लेंट सीबीआई को कर दी थी। ये तो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे कहने से मुकदमा झूठा नहीं हो जाएगा और तुम निर्दोष साबित नहीं हो एक मिनट जनाब, साहब भूल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। That is the point, वकील साहब। That's the bloody point। और श्रीमान, इस तर्क के आधार पर तो इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके साथी निर्दोष हुए हैं सर। लेकिन 2 मिनट के लिए श्रीमान ये अखबार पढ़िए, टीवी खोल के देखिए। सारा मीडिया, सारा समाज, सारा देश इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके साथियों को दोषी डिक्लेयर कर चुका है। हिज रेपुटेशन, हिज करियर, हिज फ्यूचर इज फिनिश्ड। अजब जलवा है हुजूर आपकी अदालत का, जहां एक आदमी जिस पे देशद्रोह का इल्जाम है, वो उस आदमी पर इल्जाम लगा रहा है जिसने मातृभूमि की सुरक्षा की शपथ उठाई। श्रीमान, आज से कई साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 बेकसूर लोगों की जानें गई थी। मृतकों में हमारे बड़े भाई, हमारी भाभी और 7 साल का भतीजा भी शामिल था। इसी आतंकी हमले में हमारे बाबूजी पूजनीय श्री जुगल किशोर माथुर भी घायल हो गए, मगर फिर भी वो आज यहाँ आए। आधी रात को श्रीमान ये देखने आए हैं कि आप किसके साथ खड़े हो। और श्रीमान, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये न्यायालय इतना कमजोर है कि फैसला भी नहीं कर पा रहा है कि देश को सूर्यवीर जैसे अफसरों की जरूरत है या इकबाल कादरी जैसे हत्यारों की? और श्रीमान, अंत में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितना ही अनजान बने रहें, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें, लेकिन हकीकत यह है श्रीमान दैट वी आर इन ए स्टेट ऑफ बात प्रणाम से करता है। हाँ जी जॉली जी, योर टर्न।
जी सबसे पहले तो मैं सिंह साहब से कुछ सवालात करना चाहूंगा। सिंह साहब, आप विटनेस बॉक्स में आइए। सिंह साहब, आप जरा कोर्ट को बताएंगे कि अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? भाई ये किस तरह का सवाल हुआ भाई वकील साहब? हैं? ठीक है, जज साहब कुछ और पूछ लेते। अच्छा सिंह साहब, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि अगले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी? दिमाग खराब, पगला गया क्या? 2 गोली और खाएगा? मैं वैसे तो अहिंसावादी इंसान हूँ सिंह साहब, लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुटे 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। माँ कसम, यहाँ कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। अगर यकीन ना हो ना तो माथुर साहब से पूछ नहीं वकील साहब, देखो देखो यार, आराम से, कोर्ट है, सवाल करो, बवाल क्यों कर रहे हो यहाँ पर? हाँ सरकार, ये मुझे पागल कह रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है। सिंह साहब, क्यों कर रहे हो आप बदतमीजी से बात? छोड़ दो ना, जाने दो, आराम से कंटिन्यू प्लीज। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। सिंह साहब, क्या आप बता सकते हैं कि सलमान खान की शादी कब होगी? अरे वकील साहब, क्या बातें कर रहे हो? इंस्पेक्टर हैं वो, जोशी थोड़ी ना है। अगर ये जोशी नहीं है तो फिर इन्हें कैसे पता था कि ठीक सुबह 6:45 पे इकबाल को पेशाब आएगा? कैसे पता था जब उनको पेशाब आएगा तो गाड़ी गोमती नदी का पुल क्रॉस कर रही होगी? इन्हें कैसे पता था कि इकबाल कांस्टेबल भदौरिया की रिवॉल्वर छीन कर भागने की कोशिश करेगा? शादी में तो थे नहीं, फिर पुल पर कैसे पहुंचे तुम? इधर इधर, मैं यहां खड़ा हूं, आप पुल पे पहुंचे कैसे? इत्तेफाक। लो जी, इत्तेफाक। ऊपर वाले के आशीर्वाद से सही समय पे सही जगह पहुंच गए। बाय गॉड, बड़े इत्तेफाक हैं आपकी स्टोरी में सिंह साहब। जनाब, इनके 25 एनकाउंटर में से 19 के खिलाफ मारे गए लोगों के परिवार वालों ने शिकायतें दर्ज की हुई हैं, लेकिन आज तक एक भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 28 करोड़ की संपत्ति होने का शक है, लेकिन वो भी जांच भी नहीं पूरी कर पाए, पहले ही बंद कर दिया उन्होंने। और ऐसे आदमी को बचाने के लिए हमारे माथुर साहब यहां अपने बूढ़े बाप को व्हीलचेयर पर बिठाकर कोर्ट में लाते हैं। मुझे तो इन पर और इन जैसों पर तरस आता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वकालत को मेरा प्रणाम जी। श्रीमान, एक ईमानदार और बहादुर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है और आप बैठे देख रहे हैं। बहादुर, ठेंगा बहादुर है ये, हथकड़ी में बंधे निहत्थे आदमी को पीठ पर गोली मारने वाला ये बहादुर। 35,000 तनख्वाह पाने वाला 28 करोड़ का मालिक ईमानदार। दीमक है जनाब, ये दीमक खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। मैं जुगल किशोर माथुर साहब का दर्द समझ सकता हूं। मेरी वजह से तो एक औरत ने अपनी जान ली थी और मैं महीनों चैन से नहीं सो पाया था। लेकिन माथुर साहब ने तो अपनी बेटी, बहू और पोते को खोया। उनका दर्द उनके अलावा इस कोर्ट में सिर्फ एक ही आदमी समझ सकता है, ज़हूर सिद्दीकी साहब। इन्होंने भी अपनी बेटी, दामाद और होने वाले नाती को खोया है। दर्द में ये दोनों एक जैसे हैं जनाब। अब इन्हें जुगल किशोर सिद्दीकी कहूं या फिर इन्हें ज़हूर किशोर माथुर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब, गोमती नदी के पुल पर उस दिन 2 जानें गई थी। एक 12 घंटे पहले दूल्हा बने, हाथों में मेहंदी लगाए इकबाल कासिम की थी और दूसरी 20 दिन में रिटायर होने वाले कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया की। और जनाब, ये हैं कांस्टेबल भदौरिया की पत्नी जो अपने पति को खो चुकी है।
और जेल में बंद अपने बेटे की बेल करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। अब इन्हें क्या कहेंगे माथुर साहब? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। सच सुना तो नजरें फेर ली। माथुर साहब, ओ माथुर साहब, इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होते सिंह, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मुझ पर। इस दफा एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है। बाय गॉड, मजा आएगा। पंडित जी को लाइए, लाइए जल्दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हो रहा है इस कोर्ट में? और क्या आप बताने की जहमत करेंगे कि आप ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? कौन है ये बाबा सर? इसका इस केस से क्या रिलेशन है सर? ना कोई एडवांस नोटिस है, ना अग्रिम सूचना है। क्या रेलेवेंस क्या है? और आप इसे अलाउ कर रहे हैं? जनाब, इस विटनेस का नोटिस देता ना तो ये विटनेस यहां नहीं होता, किसी मुर्दा घर में गड़ा हुआ होता। इस आदमी को मैं पकड़ के नहीं लाया हूं, पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं। और जनाब, इस विटनेस का इस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। इंस्पेक्टर साहब, जनाब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूं। नो सर, आई ऑब्जेक्ट सर, आई ऑब्जेक्ट। माथुर साहब मेरी बात सुन। देखो क्या है यार, 3 बजने वाले हैं, बाहर जाएंगे ना बस मिलेगी ना रिक्शा मिलने वाला है। 6 बजे तक तो वैसे ही बैठना हम लोगों को, तो तब तक करवा लेते हैं विटनेस। मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ निकली है जी। चलिए जी, विटनेस बॉक्स में आ जाइए। नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है आपका? घर में कपड़े वपड़े टीका शीका लगा के पूरी तैयारी में आए हैं। भाई भट्ट साहब खड़े होइए। कोर्ट को बताइए कि इन पंडित जी का नाम क्या? मोहम्मद इकबाल कादरी। है जी, मोहम्मद इकबाल कादरी। मोहम्मद इकबाल कादरी। इसको कहां से अरेस्ट कर लिया जी आपने? जनाब मथुरा से 1 साल से वहां छुपा हुआ था, साधु का भेष बना कर। ये तो कमाल हो गया। जज साहब, इंस्पेक्टर महोदय झूठ बोल रहे हैं। हमारा नाम इकबाल कादरी नहीं है, हमारा नाम तो रामकृष्ण सारस्वत है। हम तो निरीह ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं। हाँ, जम्मू के रहने वाले हैं, उस वजह से भाषा में थोड़ी कश्मीरी झलक है, लेकिन हम वो नहीं है जो बताया जा रहा है। ये देखिए हमारा आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। ओम प्रकाश जी, लेके आओ, फटाफट लेके। जनाब ये पंडित सरासर झूठ बोल रहा है। इसने पुलिस को खुद स्टेटमेंट दिया है जिसमें इसने खुद कहा कि ये इकबाल कादरी है। कंधे के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 स्टार लगा रखे। इतना मालूम नहीं है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। जनाब, ये इंसान एक ट्रेंड मिलिटेंट है। नकली आधार कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और फहीम भट्ट भी इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सर, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। श्रीमान यहाँ आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। कैसे बताएगा अपनी आइडेंटिटी? हम सब कैसे बताएंगे सर? आप सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, मैं प्रबोध माथुर हूँ, ये पंडित जी हैं कानपुर वाले। कैसे पता पड़ेगा? किसी आधार कार्ड से, राशन कार्ड से या पासपोर्ट से। सबूत आपके सामने है सर, संदेह की कोई बात ही नहीं। और वैसे बता दूं सर, निवेदन कर रहा हूँ, ये जो पंडित जी है ना, ये ऑलरेडी झूठा गवाह पेश कर चुके हैं। बार एसोसिएशन ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। चंद घंटों के मेहमान है ये वकीलगिरी से सर, इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाए। माथुर साहब, चंद घंटे तो है ना, लड़ लूं ना तब तक तो लड़ सकता हूं ना। जॉली साहब, ये देखो यार, कोर्ट में लड़ने वड़ने की बात मत करो आप। नहीं, माथुर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस से कोई गलती हो गई है। बाबा जी सॉरी, आप जा सकते हो। एक मिनट जॉली जी, आप वहीं रुके। लेकिन जनाब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूँ। नो सर, आई ऑब्जेक्ट सर, आई ऑब्जेक्ट। माथुर साहब मेरी बात सुन। देखो क्या है यार, 3 बजने वाले हैं, बाहर जाएंगे ना बस मिलेगी ना रिक्शा मिलने वाला है। 6 बजे तक तो वैसे ही बैठना हम लोगों को, तो तब तक करवा लेते हैं विटनेस। मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ निकली है जी। चलिए जी, विटनेस बॉक्स में आ जाइए। नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है आपका? घर में कपड़े वपड़े टीका शीका लगा के पूरी तैयारी में आए हैं। भाई भट्ट साहब खड़े होइए। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूँ। अरे सर, अब क्या सर? माथुर साहब, आई थिंक कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड। ओके जी, एंड कोर्ट हैज डिसाइडेड। प्लीज। थैंक यू। तो आप नेरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य है। मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं।
वो भी जनेऊधारी। तो चलिए 2 ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत। धर्म? हिंदू। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांदे गौर। गोत्र? शांडिल्य। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपवेद? बेतरियाणी। मुख? श्रीमुख। कुल देवता? सप्तसुरी। चरण? वाम। बिस्वा? या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? बिस्वा नहीं पता, नहीं, नहीं पता, बिस्वा नहीं पता। बिस्वा से पहले क्या कहा? बिस्वा से पहले क्या कहा इकबाल कादरी? लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो अल्लाह का नाम भी आ गया जुबान पे। अब तो सच बोल। देख तू कुछ भी कर ले, तू बचेगा नहीं। कब तक जिएगा झूठ की जिंदगी? अस्तगफिरुल्लाह। वाइंते वन पोज क़यामत की 2 कुछ बुद्धि खुदाइश। मैं आईने वाला सिद्ध न किया। खुदाई जो उच्छान कुछ जो गुनाहगार सोई कर फैसलन पोज क्या छो पोज के चुना परवायती करना मिला इंसाफ। खुदाई करे इंसाफ पन्निस दरबार बस इंशाअल्लाह। इकबाल कादरी, अगर मैं चाहता था तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा के ये पता कर सकता तुम कितने बड़े पंडित हो, मगर मुझे तुम्हारी जुबान से सुनना था। कोर्ट को बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। मुझे सिंह साहब ने अरेस्ट किया था। मैं उनकी कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। एक दिन मौका देकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। इसे लेके कहाँ जा रहे हैं? सिंह साहब ने आजाद कर दिया इसे। जा रहा है, आजा। सिंह साहब को कितने पैसे दिए? 50 लाख, 25 लाख एडवांस और 25 एनकाउंटर के बाद। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब, मगर माथुर साहब की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हमें सूर्यवीर सिंह चाहिए या फिर इकबाल कादरी। जनाब, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे कादरी नहीं चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे सूर्यवीर सिंह भी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए एक मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और किसी बेकसूर की जान ले लेते हैं। मैं हिम्मती बहादुर पुलिस वालों को सलाम ठोकता हूं, झुककर सजदा करता हूं, लेकिन जिसके हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगे हों, उसे मैं वही कहूंगा जो वो है, कातिल। और ऐसे राक्षसों से बच के रहिएगा माथुर साहब। किसी ने 25-30 लाख ज्यादा दे दिए तो क्या पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज।
सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता है। नहीं तो जी मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूं, बैठा रहता हूं कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूं कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊं। क्या करें जी, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। ये देखो जी, ये अंधेरे बदबूदार कमरे जिन्हें कोर्ट कहा जाता है। भाई साहब, इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता। आम जनता की बात तो क्या करें। हाँ जी मात्र साहब, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ये मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और कुल मिलाकर जज कितने हैं? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर 1 जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात, सुनेगी और न्याय देगी। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। इस कोर्ट में पेश किए गए सभी गवाह और एविडेंसेस, एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि 13 अगस्त को गोमती नदी के पुल पे जो भी हुआ वो अचानक होने वाला एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की जाने वाली हत्या थी। इसलिए यह कोर्ट इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके सभी साथियों को आईपीसी सेक्शन 302, 201, 182 और 340 के तहत हत्या, एविडेंस मिटाने, कोर्ट को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने का दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। और यह कोर्ट शहीद कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया के पुत्र राम कुमार भदौरिया को तुरंत रिहा करने का आदेश भी देती है। द कोर्ट इज adjourned। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। आजा। जरा रास्ता दे दीजिए प्लीज।